नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो देखो हम जो एसआर सैनी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट क्लास में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। और इस क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक है ना, ये आपका जो DSSB पीजीटी का सिलेबस है, उस पीजीटी के सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम नाम से अलग से ही एक चैप्टर में, मतलब ये सिलेबस में है, अलग से नाम लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम के नाम से। अब देखो, जो बाइनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक है ना, वैसे तो ये बहुत इजी है ना, लेकिन यहाँ से जब मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करते हैं ना, तब इनमें बच्चों को मतलब ऐसे लगता है कि इनमें कैलकुलेशन हार्ड होगी या फिर कुछ अलग से नया कंसेप्ट पूछा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम से कम 4 या 5 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस बेसिक्स की क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, यदि आप लगातार हमारी इस सीरीज से जुड़े हुए हो, तो हमने देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टॉपिक की हम सबसे पहले बेसिक्स की क्लास लेते हैं, है ना, कि उस टॉपिक का सबसे पहले बेसिक्स पढ़ते हैं अपन कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कौन सी प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा रहती है, ये सबसे पहले अपन बेसिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो, ये मैं मान के चलूँगा कि जो आपका बेसिक्स है ना, ये अच्छे से क्लियर भी है। अगर क्लियर नहीं भी है तो हम बेसिक्स की क्लास में हम अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में ही ऐसा ही किया था, तो इस टॉपिक में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। आज की जो क्लास है ना, ये रहेगी आपकी बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स की क्लास रहेगी। बाइनोमियल थ्योरम को हम जानेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, और बाइनोमियल थ्योरम से जो इसका एक्सप्रेशन है वो हम कैसे निकालते हैं, इसका जो जनरल टर्म है वो कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ये हम आज की क्लास में यहाँ से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक्स है ना, उससे स्टार्ट करेंगे अपन आज की क्लास को। ठीक है, तो ये देखो मैंने कुछ चीज़ें पहले ही बना ली हैं ताकि आपका ज़्यादा क्लास में टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो देखो ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। अगर आप ये पूछोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये भी हम जानने वाले हैं। इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक अच्छे से इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करके लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम। बाई का मतलब होता है, जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। इसी तरीके से बाई का मतलब क्या होता है, 2। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा विस्तार जिसमें क्या हो, 2 पद आए और उन 2 पद की पावर कितनी भी हो सकती है, तो वो क्या बनेगा, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 ही पद आ रहे हैं। कितने पद आ रहे हैं आपके पास, 2 ही पद आ रहे हैं। देखो x और a, यदि x और a 2 पद आ रहे हैं और इनकी पावर हम एक n कर दी, n जहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से बन रहा है, पहले ये देख लेते हैं अपन जो एक्सप्रेशन है वो बन कैसे रहा है। तो देखो NC0, ये आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे NC0 क्या होता है। तो देखो NCR का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। NCR देखो मैंने लिखा, NCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई n माइनस r। ये देखो फॉर्मूले बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन निकलता है। NCR का मतलब जहाँ पर C क्या है, एक कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला क्या रहेगा, NC0 x की पावर n a की पावर 0। दूसरा पद क्या रहेगा, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। तीसरा पद क्या रहेगा, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। अब यहाँ से जब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो देखो आपको ये पता लगेगा कि पहला पद तो क्या रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर, और x की पावर n आ रही है, a की पावर 0 आ रही है। इसका मतलब देखो आप गौर से देखो इसको, जो पद यहाँ पर आ रहा है, मतलब पहले पद में जो 0 यहाँ पर आ रहा है वही कहाँ पर आएगा, a की पावर में। देख लो चाहिए, यहाँ पर 1 आया तो a की पावर भी कितनी बनी, 1। यहाँ पर 2 आया तो a की पावर भी कितनी बनी, 2। यहाँ पर यदि मैंने 3 लिखा, ये 4th टर्म है, 4th टर्म में मैंने यदि NC3 लिखा तो a की पावर भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। और इसी तरीके से यदि nth टर्म, ये nth टर्म नहीं है, ये n+1 वाला टर्म है, ये भी देखेंगे अपन। यहाँ पर यदि n लिखा तो देखो a की पावर ही कितनी बन रही है, n बन रही है। मतलब जो हम NC0 लिखेंगे तो वही क्या बनेगी, a की पावर में बनेगी। इसी तरीके से देखो
ये 0, तो इसको n-0 लिख सकते हैं ना। अब x की पावर की बात करेंगे अपन, तो x की पावर को n-0, यहाँ पर 1 आया तो x की पावर n-1, यहाँ पर 2 आया तो x की पावर n-2, 3 आया तो x की पावर n-3, और यदि n आ गया तो x की पावर n-n, और n-n क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या इस पूरे जो फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व करके इसका एक जनरल टर्म निकाल सकते हो क्या? जनरल टर्म का मतलब होता है कि आपको यदि इस एक्सप्रेशन में ये दे दे x प्लस ए की पावर, चलो यहाँ से मैंने लिख दी कि x प्लस ए की पावर मैंने लिख दी 17, ठीक है, x प्लस ए की पावर मैंने 17 लिख दी, तो क्या आप इसका ये दे दे कि इसका 8वां पद निकाल के बताओ, है ना। तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगा के पूरा एक्सप्रेस थोड़ी करोगे इसको, नहीं, इसको पूरा एक्सप्रेस नहीं करना है। तो इसके लिए हम एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, ताकि अगर हमें कोई भी बीच में से अगर पद निकालना हो, बीच में से कोई भी टर्म निकालनी हो, तो वो हम जनरल फॉर्मूले से, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाल पाएँ, ठीक है। और वो जनरल टर्म का फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ से यदि हम कर लें, देखो जनरल टर्म मैंने लिखा टी का मतलब लिखा मैंने टी, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे यहाँ से r+1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टी r+1 निकालेंगे। r+1 ही क्यों निकालेंगे, हमने r क्यों नहीं निकाला, अब ये देखते हैं। देखो यहाँ पर पावर कितनी है, n है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो पूरे पद हैं वो कितने बनेंगे, n+1 बनेंगे। क्यों बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर देखो, ये जो पहला पद है, ठीक है, ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है इस एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म, ये क्या है पूरा इस एक्सप्रेशन का थर्ड टर्म, और ये क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन का फोर्थ टर्म, और ये क्या है इस एक्सप्रेशन का n+1वां टर्म। ये मैंने एक एक आपको अलग अलग बता दिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म बन रहा है nc0, मतलब फर्स्ट टर्म यदि हम निकालेंगे तो nc0 हमें यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। जो nc, ये जो कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आ रही है ना, इसको अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो nc, यदि हम पहला पद निकालेंगे तो हमें nc0 लेना पड़ेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। यदि हम दूसरा पद निकालेंगे तो हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट nc1 लेना पड़ेगा। यदि हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट nc2 लेना पड़ेगा। क्या समझ में आया क्या आपको? यदि हम r+1 पद निकालेंगे तो हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या ncr लेना पड़ेगा क्या, है ना, क्योंकि जो +1 कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर ली हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की, फिर बात करेंगे अपन x की पावर की, और फिर बात करेंगे अपन a की पावर की। देखो सब में यही चीज़ें तो आ रही हैं, पहले आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहा है, फिर x की पावर आ रही है, देखो सब में, फिर a की पावर कुछ ना कुछ आ रही है ना। तो इनको देखकर हम जनरल टर्म आसानी से बना सकते हैं। फिर देखो यदि अपन x की पावर की बात करें तो फर्स्ट टर्म में x की पावर n-0, सेकेंड टर्म में x की पावर n-1, थर्ड टर्म में x की पावर n-2, क्या r+1वें टर्म में x की पावर n-r बनेगी क्या? तो ये हम बना देंगे n-r, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है ना, यही देखो माइनस हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि यहाँ पर यदि 1 आएगा तो यही 1 क्या हो जाएगा, n में से माइनस हो जाएगा और वो लग जाएगी x की पावर में। फिर हम बनाएंगे a की पावर देखो फर्स्ट टर्म में 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, तो क्या r+1 में a की पावर r ही बन जाएगी क्या? तो ये देखो आपके पास आ गया एक जनरल फॉर्मूला, किसका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप एक जनरल फॉर्मूले से कैसे डिराइव कर सकते हो, ये उसका एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने बात करी है कि पहले हमने x प्लस a की पावर n का हमने एक्सप्रेशन किया, फिर हमने बात करी जनरल टर्म की। अब देखो थोड़ा और पीछे जाते हैं इससे, है ना, इससे आगे नहीं चलेंगे अभी। अब हम थोड़ा इससे पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि जो x प्लस a की पावर n है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो विस्तार का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत कैसे पड़ी, और यदि ये फॉर्मूला x प्लस a की पावर n के लिए बना तो क्या अपन जो इससे छोटे वाले पद थे उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं क्या? तो देखो इसकी बात करते हैं अपन। एक आता है आपका पास्कल ट्रायंगल। जो पास्कल ट्रायंगल है ना, ये अभी जो x प्लस a की पावर n का हमने विस्तार किया था ना, ये पास्कल ट्रायंगल उसी का एक तरीके से बैकग्राउंड या फिर उसी का क्या है, एक तरीके से बेसिस है, ठीक है। तो देखो पास्कल ट्रायंगल क्या बोलता है। पास्कल ट्रायंगल पढ़ने से पहले देखो मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ, देखो ये बताना आप मेरे को। मैंने लिखा x प्लस a की पावर 0 लिखा, है ना, हम 2 ही पद लेंगे। हम बात करेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम में, वो सिर्फ हम x प्लस 1 में ही बात करेंगे, ठीक है, केवल 2 ही पद लेने हमें। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस a की पावर 0, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ क्या?
पावर चेक जीरो करेंगे तो बेस से कितना ही हो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर मैंने लिखा x प्लस ए की पावर 1 लिख दिया, तो क्या अपन इसको x प्लस ए लिख देंगे क्या? इसी तरीके से मैं देखो पावर बढ़ाते जा रहा हूँ x प्लस ए की पावर 2 जब की मैंने, तो आपको फॉर्मूला याद है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा ना। फिर मैंने यदि पावर और बढ़ा दी तो ये भी फॉर्मूला आपको आता है ना, x की पावर 3 प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x प्लस a की पावर 3, यही फॉर्मूला होता है क्या x प्लस a की पावर 3 का। यदि मैं पावर 4 कर दूं तो फॉर्मूला आता है क्या आपको? फॉर्मूला आता तो नहीं है लेकिन आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे? x प्लस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके। यदि मैं पावर 5 कर दूं तो फिर भी चलो आप कैसे करके जैसे करके आप बना लोगे, ठीक है। अगर 7 8 9 10 यदि मैं ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने x प्लस a की पावर ये कर दी कितनी, x प्लस ए की पावर मैंने 100 कर दी या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर कर दिया, तो क्या आप ये बना लोगे क्या आप आसानी से? नहीं, आप ये अब नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये बनाने के लिए यहाँ से देखो ये जो कोफिशिएंट हैं इनके ये चाहिए होंगे, है ना, कि कितने कोफिशिएंट आएंगे, कितने टर्म आएंगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ से हमें पता लगेगी कि जब हमने x प्लस ए की पावर 0 करी तब हमारे पास टोटल टर्म कितने बने इसके विस्तार में, एक ही पद बना। जब मैंने x प्लस ए की पावर 1 करी तो यहाँ से हमें कितने पद मिले, 2 पद मिले। जब मैंने बायनोमियल में पावर 2 कर दी, इसकी जो पावर है x प्लस ए की पावर जब मैंने 2 करी तो देखो आपको यहाँ से कितने पद मिले, टोटल 3 पद मिले। जब पावर 3 करेंगे तो देखो 1 2 3 4 मतलब हमें कितने पद मिले, 4। इसका मतलब देखो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ना कि यदि हम x प्लस ए की पावर n करेंगे तो हमें टोटल विस्तार में कितने पद मिलेंगे, n प्लस 1 पद मिलेंगे। ये देखो यहीं से बता रहा था मैं, है ना। जब हम x प्लस ए की पावर 4 करेंगे तो हमें कितने पद मिल जाएंगे, 5 पद मिलेंगे, 5 पद मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो ये दिक्कत आ रही है, मतलब यदि x प्लस ए की पावर 100 हमें निकालने में दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए जो पास्कल है ना, पास्कल ने एक ट्रायंगल बना के दिया कि आप ये ट्रायंगल बना लो और इस ट्रायंगल की हेल्प से आप किसी भी पावर के लिए आप ये पूरा एक्सप्रेशन खोल सकते हो, ये आप बना सकते हो। अब वो ट्रायंगल उसने कैसे बनाया? वो ट्रायंगल उसने बनाया देखो इस तरीके से। वो ट्रायंगल देखो हम देखते हैं अभी। उसने लिखा यहाँ पर तो लिखी उसने पावर, जो हमने किया था ना वही देखो इसने एक अच्छे तरीके से ट्रायंगल के रूप में बना दिया। और यहाँ पर ये क्या लिखेगा, यहाँ पर ये लिखेगा कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर लिखे इसने कोफिशिएंट और यहाँ पर लिखा इसने पावर। अब पावर का मतलब देखो, पावर हम यही तो कर रहे थे, पहले हमने पावर 0 करी, फिर ये पावर कितनी करेगा, 1, फिर ये पावर करेगा 2, फिर ये 3 4 5 और 6, ऐसे ही ये पावर आगे करता जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसने पावर लिखी है तो पावर मैंने भी लिख दी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हम 7 पावर तक के लिए देखते हैं कि ये आगे मतलब जो इनका विस्तार है वो किस तरीके से करने वाला है, ठीक है। तो और यहाँ पर लिए इसने कोफिशिएंट, तो देखो इसको थोड़ा अपन ऊपर बना देंगे। यहाँ पर लिए इसने क्या, कोफिशिएंट। अब देखते हैं देखो ये किस तरीके से बनाएगा। जब हमने पावर 0 करी तो हमारे पास कितने पद आए, टोटल 1 ही आए ना, तो ये तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर 0 पर हमारे पास कितने पद आए, 1 पद आए। जब हमने पावर 1 करी तो हमारे पास कितने पद आए, 2 आए ना। लेकिन ये 2 को कैसे लिखेगा, 1 1 यहाँ पर लिखेगा और 1 1 यहाँ पर लिखेगा। क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं और जब हमने x प्लस ए की पावर 1 करी थी ना तो तब हमारे पास x प्लस ए मिला था, तो यहाँ से ये 1 कोफिशिएंट मिला तो ये 1 लिख दिया, a का कोफिशिएंट यहाँ से 1 मिला तो ये 1 यहाँ पर लिख दिया। मतलब ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल टर्म की बात नहीं कर रहा है, ये केवल कोफिशिएंट की बात कर रहा है। अब यहाँ से देखो जब हमने पावर 2 करी, x प्लस ए की पावर 2 करी तो हमें विस्तार क्या मिलता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से देखो तरीका क्या रहेगा इसका, ये पहला और जो लास्ट वाला है ना इसमें तो 1 ही 1 लिखेगा हमेशा, है ना। पहले और लास्ट में तो ये 1 ही 1 लिखेगा और जो बीच वाला है ना यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख देगा तो ये 2। देखो अब देखो हमारे जो फॉर्मूला है ना उसमें भी यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट 1 इन प्लस 2ax, यहाँ से कोफिशिएंट 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट 1। अब देखो 3 के लिए कोफिशिएंट क्या बनने चाहिए, फॉर्मूले से नहीं, आप यहाँ से निकाल के देखो। मैंने बताया था पहले और लास्ट में तो आपको 1 और 1 लिखना है, ठीक है। बीच वाले आ रहे हैं मतलब 1 और 2 को ऐड किया तो
3, 2 और 1 ऐड किया तो 3। अब फॉर्मूले में ही देख लो, चाहे कोफिशिएंट आपको यही मिलेंगे, ठीक है। यदि पावर 4 कर दें अपन, तो मैंने बताया आपको पहला और लास्ट वाला तो हमें कोफिशिएंट 1 ही लिखना है। जो पहला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, लेकिन बीच वाले कोफिशिएंट कैसे बनेंगे, 1 और 3 को ऐड किया तो 4, 3 और 3 को ऐड किया तो 6, 3 और 1 को ऐड किया तो 4, ठीक है। इसी तरीके से 5 वाले में कैसे बनेंगे, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 1 और ये 5, ये 10, ये 10 और ये 5। 6 में कैसे बन जाएंगे, ये 1, 1, यहाँ से देखो 6, 15, 20, 15 और 6, ठीक है। अब देखो यदि पावर 7 कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट कैसे आएंगे, यहाँ पर लिखा मैंने 1, यहाँ पर लिखा मैंने 1 और यहाँ पर 7 और ये कितना 21, ये 35 और ये भी कितना बनेगा 35, 21 और 7 और 1। ये देखो अपने पास कोफिशिएंट आ गए। अब देखो यदि पावर 7 कर रहे हैं तो टोटल टर्म है कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 6 के लिए टोटल टर्म हमें कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। अब देखो ये जो पास्कल ट्रायंगल है ना, इसमें हम कुछ और चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से देखो जब पावर 1 करी तो कोफिशिएंट कितना मिला, 1 और 1। पावर 2 के लिए 1, 2, 1। अब पावर 3 के लिए देखते हैं। देखो कोफिशिएंट हमें मिल रहे हैं 1, 3, 3, 1। अब देखो यदि हम स्टार्टिंग से चलें तो कोफिशिएंट देखो क्या बन रहे हैं, 1 और 3 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 1 और 3, है ना, 1 और 3। अगर हम एंड की ओर से चलें तो देखो कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, 1 और 3 सेम ही आ रहे हैं ना। मतलब यदि हम स्टार्टिंग से एक्सप्रेशन में चलने की कोशिश करें और यदि लास्ट से चलने की कोशिश करें तो हमें जो कोफिशिएंट है वो हमें एक ही सीक्वेंस में मिलेंगे। देखो यहाँ से भी 1 और 3 मिल रहे हैं और यहाँ से भी 1 और 3 मिल रहे हैं। यदि हम यहाँ से चलें तो देखो 1, 4, 6 और यहाँ से भी देखो 1, 4, 6, है ना, सेम ही तो मिल रहे हैं। यहाँ से चले स्टार्टिंग से 1, 5, 10, 1, 5, 10, 1, 6, 15 और 20, 1, 6, 15 और 20। यहाँ से देखो, अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये इसका मिडिल टर्म है। इसमें मिडिल टर्म 2 आएंगे, कितने 10 और 10। इसमें मिडिल टर्म 2 है। मतलब जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है ना वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, चाहे वो मिडिल टर्म 1 आए चाहे वो मिडिल टर्म 2 आए, ठीक है। अब चूंकि इसमें मिडिल टर्म 2 आएंगे, इस वाले में जो मिडिल टर्म ये आएंगे 3 और 3, तो देखो दोनों का कोफिशिएंट कितना है, सेम ही है। इसमें मिडिल टर्म 1 किया जाएगा तो 6 का मतलब 1 ही कोफिशिएंट 6 रहेगा। इसमें मिडिल टर्म 2 आ जाएंगे, 10 और 10 कोफिशिएंट सेम। इसमें मिडिल टर्म 20 आएगा, इसमें मिडिल टर्म 35 और 35 मिडिल टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने कुछ आपको जो चीजें बताई है ना, यही इसकी प्रॉपर्टी है। यही क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी आपको यूज में लेनी है, ठीक है। तो देखो ये जो दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को इसने थोड़ा तो सोल्व कर दिया पास्कल ट्रायंगल ने। लेकिन यदि यहाँ से आप ये लिख दें, मैंने लिख दिया, चलो ये लिख दिया x + a की पावर मैंने 100 लिख दिया, तो क्या अपन 100 तक की पावर को सोल्व करने के लिए क्या ये 100 तक पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे क्या? ये तो मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि मतलब आपको पास्कल ट्रायंगल को यहाँ से लेकर मतलब ये नीचे से क्या बड़ा होता चला जाएगा। और यदि हम 100 की पावर करेंगे तो आपके पास टोटल टर्म कितने आएंगे, 101 आएंगे। क्या आप 101 कोफिशिएंट को अलग अलग लिखोगे क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें इस जनरल फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। और इस फॉर्मूले से हमने देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला बना लिया है, ताकि हमें जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसके किसी भी पद का हमें यदि बीच में से यदि हमें टर्म निकालना हो तो वह हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आया समझ में? अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब देखो हम एक एक करके कंसेप्ट की बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। हम एक एक पढ़ेंगे। अब देखो हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन का पढ़ लिया, विस्तार का फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने जो जनरल फॉर्मूला है उसका जनरल टर्म निकालने का वो फॉर्मूला हमने पढ़ दिया। अब देखो हम एक एक करके नए नए कंसेप्ट सीखेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन में हम ये कैसे निकालते हैं, यदि ये पूछे तो हम ये कैसे निकालेंगे। अलग अलग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो कंसेप्ट है ना वो है आपके पास मिडल टर्म का। किसका है? मिडल टर्म का। यदि बायनोमियल एक्सप्रेशन में यदि x + a की पावर n ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और x + a की पावर n के एक्सप्रेशन में यदि आपसे मिडल टर्म पूछे तो आप वो कैसे निकाल पाओगे? तो देखो मिडल टर्म का अभी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना हमने कि मिडल टर्म 1 भी हो सकती है और मिडल टर्म 2 भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब आप 2 मिडल टर्म आपको कब मिल रही थी? जब पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। एक मिडल टर्म आपको कब मिल रही है? जब पावर कितनी आ रही है? 4। 2 मिडल टर्म पावर 5। इसका मतलब देखो यहाँ से आप जनरल कर सकते हो क्या कि यदि आपकी पावर ओड है, क्या है? पावर ओड है, तब तो आपको क्या मिलेंगी? 2 जनरल टर्म मिलेंगी, सॉरी 2 मिडल टर्म मिलेंगी। और यदि आपकी पावर क्या है? इवन है,
तब आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप जनरल फॉर्मूला इसका निकालेंगे, तो मैंने लिखा है देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो जो x प्लस ए की पावर n है ना, ये ले रहे हैं अपन x प्लस ए की पावर n। x प्लस ए की पावर n पर ही निर्भर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यदि x प्लस ए की पावर n करेंगे तो इसमें टोटल टर्म कितने बनने वाले हैं, n प्लस 1 बनने वाले हैं, हमें ये चीज़ पता है। अब यदि n को हम लेंगे, क्या n को मैंने पहली कंडीशन में मैंने इवन नंबर ले लिया। क्या ले लिया कि ये जो n है ना, ये इवन नंबर है। ठीक है, अब यदि n इवन नंबर है तो मैंने आपको देखो यहीं पर बताया कि यदि n इवन नंबर है और n इवन नंबर है तो आपको मिडिल टर्म कितना मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, देखो यदि n इवन नंबर है तो क्या n प्लस 1 ओड हो जाएगा, क्या n प्लस 1 ओड हो जाएगा। क्योंकि यदि n इवन नंबर है तो हमें ये पता है कि इसका जो विस्तार करेंगे अपन, उस विस्तार में हमें देखो n प्लस 1 पद मिल जाएंगे। और यदि n इवन नंबर है तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा, n प्लस 1 क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n प्लस 1 क्या बन जाएगा, ओड नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, और यदि ये ओड नंबर बन गया तो हमारे पास देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा। इस कंडीशन में जो मिडिल टर्म है ये हम कौन सा बता देंगे, ये मिडिल टर्म बता देंगे कि ये तो n/2 प्लस 1 जो पद आएगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, n/2 प्लस 1 पद होगा ना, वही क्या होगा, मिडिल टर्म। किस कंडीशन में, यदि n क्या हो, इवन हो। फिर मैंने सेकंड कंडीशन ले ली कि जो n है ये क्या है, एक ओड नंबर है। क्या है ये, n ओड नंबर है। यदि n ओड नंबर है तो क्या आप n प्लस 1 के लिए बता सकते हो क्या कि जो n प्लस 1 है ये अब की बार क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। यदि n प्लस 1 इवन नंबर है तो अब की बार देखो हमें कितने मिलेंगे, दो इसके मिडिल टर्म मिलेंगे। कब, जब यदि n तो ओड नंबर हो और n यदि ओड नंबर होगा तो n प्लस 1 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। और इस कंडीशन में हमें इसके दो मिडिल टर्म मिलेंगे, हमें सिर्फ एक नहीं मिलेगा। और जो दोनों मिडिल टर्म है वो क्या होंगे, देखो मिडिल टर्म यदि हम इसके लिखें तो इसके मिडिल टर्म देखो, एक तो आपको मिलेगा n प्लस 1/2 पद। ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा n प्लस 3/2 पद। मतलब ये दो इसके क्या आ जाएंगे, मिडिल टर्म आ जाएंगे। यदि हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, चलो एग्जाम्पल हम साथ में क्वेश्चन में ही देख लेंगे। ठीक है, एक बार आप बेसिक्स पढ़ लो। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक्स समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होती हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मैंने आपको x प्लस ए की पावर n के लिए बता दिया था कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो यदि हम x प्लस ए की पावर n की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, n प्लस 1 बनेगी। क्योंकि हमें पता है x प्लस ए के स्क्वायर में कितनी टर्म आ रही है, 3 आ रही है। x प्लस ए की पावर 3 में कितनी आएंगी, 4 आएंगी। x प्लस ए की होल पावर 4 में कितनी टर्म आएंगी, 5 टर्म आएंगी। इसी तरीके से यदि हम x प्लस ए की पावर n में टर्म निकालेंगे तो वो कितनी आएंगी, n प्लस 1 टर्म आएंगी। यदि यहाँ से देखो अपन बाइनोमियल को हटा दें, बाइनोमियल की जगह x प्लस ए की जगह यहाँ पर ज़्यादा पद आ जाएंगे। देखो यहाँ पर तो एक बार तो दो ही पद आ रहे हैं, यदि दो के अलावा और भी एक्स्ट्रा पद आ जाएंगे। देखो यहाँ से मैंने लिख दिया कि ये जो है ये एक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये कितने आ जाएंगे, चलो n तो हमने यहाँ तक मान लिया, चलो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं अलग वैल्यू, मैंने मान ली k। ठीक है, और इसकी पावर मैंने n कर दी। अब बताओ इसमें कितने पद आएंगे, अब बता सकते हो क्या अब भी n प्लस 1 आएंगे क्या, अब n प्लस 1 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब हमें इसका नया फॉर्मूला एक याद करना पड़ेगा। ये तो हम दो के लिए ही पढ़ रहे थे, यदि x प्लस ए ही है और इसकी पावर n बन रही है तो तब आपके पास n प्लस 1 पद बनेंगे। लेकिन यदि ये x प्लस 2 पद की जगह यहाँ पर देखो टोटल k पद आ गए, यदि k टर्म आ गए और उसकी पावर n बन रही है तब आपके पास इसके जो बनेंगे टोटल टर्म बनेंगे। इसका फॉर्मूला देखो ये होता है कि जो n प्लस k माइनस 1 n प्लस के माइनस 1 सी k माइनस 1, जहाँ पर ये c क्या है, c आपका कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यदि हम k की वैल्यू 2 मान लें, k की वैल्यू अब यहाँ से 2 माने, देखो यहाँ के लिए हम सोल्व कर रहे हैं कि क्या n प्लस 1 आ रहा है क्या। देखो यहाँ से भी अपन चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू 2 ही तो है। यदि इसमें k की वैल्यू 2 पुट कर दें अपन तो देखो ये यही तो बना ना, 2 माइनस 1 मतलब 1, n प्लस 1 c और ये क्या बना 1। और ये देखो क्या आएगा, हमेशा
n+1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी भी कॉम्बिनेशन में यदि हम 1 को चूज करते हैं तो वो उसके टोटल जो टर्म होते हैं उसी के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है देखो n+1 ही आएगा। यदि 3 के लिए, अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप खुद करके बताना। मैंने लिखा x + y + z+1 और इसकी पावर मैंने लिख दी 18। क्या लिख दिया मैंने? 18। अब इसमें ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब इसमें बताओ कि जो इसका पूरा विस्तार बनेगा, इसका पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें टोटल टर्म कितने बनेंगे, ये करके बताओ आप। तो क्या बता सकते हो क्या? अब देखो ये बताने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास n की वैल्यू हो, हमारे पास k की वैल्यू हो। तो यहाँ से n तो देखो कितना है 18, k कितना है? k का मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म है ये कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो ये बनेगा 18 + 4 - 1c और 4 - 1। ये क्या बना? 18 + 3 कितना बन जाएगा? 21 और c 3। ये आप सोल्व कर सकते हो। तो 21c3 इसमें टोटल क्या बनेंगे? टर्म बनेंगे इसके एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया पूरा। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? टू फाइंड ए टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन x + a की पावर n। इसका मतलब ये है कि यदि आप x + a की पावर n के एक्सप्रेशन की बात करो तो ठीक है, यदि आप उसके अंत वाले पद से निकालना हो कोई पद, मतलब देखो ये हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा था ना, x + a की पावर n का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? ये लिखा था nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1। फिर मैंने लिखा था nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही करके ये टर्म कहाँ तक जाएंगे? ncn x की पावर 0 और a की पावर n। ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो हम क्या कर रहे थे? पहले हम यही तो कर रहे थे कि स्टार्टिंग से आप पद निकाल रहे थे। यदि ये उल्टा पूछ ले कि आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से देखो इसने दे दिया कि यहाँ से लास्ट से आपको 18वां पद निकाल के बताना है, या फिर लास्ट से आपको 8वां पद निकाल के बताना है, तब इसको आप कैसे करोगे ये बताओ। ठीक है, तब इसको कैसे करने का तरीका रहेगा, जो इसने x + a की पावर n के लिए दिखाया ना, हम इसको भी उल्टा कर लेंगे। हम इसको लिख देंगे a + x की पावर n। ठीक है, हम a + x की पावर n के लिए कर देंगे, a और x को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और जो हम स्टार्टिंग से फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मतलब एंड से यदि हमें कोई पद निकालना है तो उसके लिए हमें कोई अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा? x और a को आपस में इंटरचेंज करना होगा, और x और a को इंटरचेंज करने के बाद में जो हम स्टार्टिंग से फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला अपन a + x की पावर n के लिए निकाल देंगे। और जो भी ये टर्म हमें पूछेगा, जो भी हमें ये बीच वाला टर्म, कोई भी जनरल टर्म हमें पूछेगा, वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब देखो a + x की पावर n का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या ये यही बनेगा का? क्या ncr, और यहाँ पर देखो पहले a आ जाएगा, a की पावर n-r और x की पावर r। ये देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ से कोई सा भी पद निकाल सकते हो, और यहाँ से जो पद आएगा वो कहाँ से आएगा? वो लास्ट वाले टर्म से आएगा। कहाँ से आएगा? वो लास्ट वाले टर्म से आएगा। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट की अपन बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूले किसके हैं? देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। देखो मैंने एक तो लिखा है एनसीआर के लिए, और जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है ना, वो किस फॉर्मेशन में होता है? देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो एनसीआर है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ठीक है, हम सारे के सारे फॉर्मूले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, उन्हीं में देखेंगे। ये देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो NCR है ये क्या है? एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है। देखो एक तो होता है कोफिशिएंट, एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पहले हमने विस्तार किया था ना, इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये स्टेप ले लिया। ठीक है, इसका यदि हमें कोफिशिएंट पूछे, इसका कोफिशिएंट तो कितना बनेगा? इसका कोफिशिएंट बनेगा a² NC2, क्योंकि x तो वेरिएबल है, वो तो कोफिशिएंट में शामिल होगा नहीं। यदि हमें इसका सिर्फ कोफिशिएंट पूछे तो इसका कोफिशिएंट होगा NC2a²। यदि हमें इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हम सिर्फ इसका NC2 ही बताएंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो एक तो फॉर्मूला बन गया NCR = फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। यदि यहाँ से NC0 पूछे तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1। NC1 पूछे तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? n बनेगी। और यदि NCn पूछे तो उसकी वैल्यू भी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, फिर यदि मैं आपको यहाँ से ये लिख दूँ कि जो NCx है
मैंने लिखा एन सी एक्स और ये बराबर है एन सी वाई के, ठीक है। तो आप क्या इससे एन सी एक्स और एन सी वाई यदि बराबर हैं तो आप इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो इससे मैं दो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। एक कंक्लूजन तो निकाल सकता हूँ कि मैं जो एक्स और वाई हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक और कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूँ कि जो एक्स प्लस वाई है ये इनका सम किसके बराबर आएगा, ये एन के बराबर आएगा। ये मैंने क्यों लिखा, ये देखो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो अपन एन सी 5 है, सॉरी यहाँ से मैंने लिख दिया कि जो tan C7 है ये किसी के बराबर होगा, ये tan C3 के ही बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है कि जो NCR ये किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, NCN-R। देखो ये फॉर्मूला शायद मेरे को पहले बता देना चाहिए था ताकि ये आपको अच्छे से ये समझ में आ जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप पहले याद कर लेना कि जो NCR है ये NCN-R के ही बराबर होगा। तो यहाँ से जो NCX है इसको अपन n-x लिख सकते हैं, और यदि ये n- होगा तो y के बराबर हो जाएगा, और y = n-x है तो x + y कितना आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। देखो कुछ ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक और फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा काम में आएगा भी इसमें, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मैंने लिखा NCR/NCR+1, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो NCR/NCR+1 लिखा, तो यहाँ तो देखो आपके पास R है, यहाँ पर क्या है आपके पास R+1, मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। जैसे हम न्यूमेरिकली बात नहीं करेंगे, न्यूमेरिकली हमें ये नहीं पता कि NCR बड़ा होगा कि NCR+1 बड़ा होगा, हम सिर्फ R और R+1 को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो R और R+1 में R+1 ही तो बड़ा है ना, तो जो वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू क्या है, बड़ी है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन कहाँ लिखेंगे, यदि ये डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और एज इट इज लिख देंगे, किसको, बड़ी वैल्यू को, ठीक है। और जो वैल्यू छोटी है, अब छोटा तो इसमें R ही है, यदि R छोटी वैल्यू है तो वो यदि न्यूमरेटर में है तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। और किस फॉर्म में ले जाएंगे, R का R ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको n में से घटा के लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यदि इसी फॉर्मूले को मैं ये लिख के दे दूं कि मैंने लिखा NCR-1 और NCR, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से तो R है और यहाँ पर कितना है, R-1, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से R बड़ा है ना, तो जो वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू क्या है, बड़ी, उसको तो मैं लिखूंगा एज इट इज। लेकिन कहाँ पे, यदि वो डिनोमिनेटर में होगी तो मैं कहाँ पर ले जाऊंगा, इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, ठीक है। और वो यदि NCR न्यूमरेटर में होता तो हम इसको कहाँ पर ले आते, डिनोमिनेटर में ले आते, ठीक है। फिर जो वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में होगी तो डिनोमिनेटर में तो लिखूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटी वैल्यू है इसको मैं n में से माइनस करके लिखूंगा। तो ये देखो n-R-1 ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले को आप और भी कई तरीकों से बना सकते हो, जैसे देखो जैसे इसको अपन ये भी लिख सकते हैं NCR+1 और NCR+2। बस शर्त ये है कि जो R और R+1 के बीच में जो अंतर है ना, ये सिर्फ एक ही टर्म का होना चाहिए, ठीक है। ये शर्त है इस फॉर्मूले की। इनके जो बीच में डिफरेंस है ना, ये सिर्फ एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी मैंने एक का ही डिफरेंस लिखा है। तो ये फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो क्या, देखो बड़ा क्या है, R+2, ये मैंने लिखा एज इट इज, डिनोमिनेटर में था तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। छोटी वैल्यू क्या है, R+1, R+1 यदि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, लेकिन क्या, n में से माइनस करके, तो n-R+1, ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, चलो ये आप कर लेना, ये समझ में आ ही गए होंगे। चलो ये लिख देता हूँ, आप ये खुद करके बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैंने लिखा R+4 और यहाँ लिखा मैंने NCR+3, ये फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। मैंने लिखा NCR+4/NCR+3। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बता नहीं पाओगे, तो देखो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि जो वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है, छोटी, तो बड़ी वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज। लेकिन अब की बार ये देखो न्यूमरेटर में आ गई है, तो चूंकि न्यूमरेटर में है तो इसको अपन कहाँ पर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। और जो वैल्यू छोटी है इसको अपन माइनस करके लिख देंगे, तो n-R+3, ठीक है। ये फॉर्मूले अब कुछ आपको याद करने हैं, ठीक है, इतने ही है, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे देखो, आपको टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन। अब देखो ये जो मैंने अलग कलर से लिखा है ना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको जब भी ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, महत्तम मान, क्या बोलते हैं इसको, महत्तम मान बोलते हैं। यदि आपको एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा या फिर ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। मैंने लिखा है 1 प्लस माइनस, अब वो साइन प्लस का माइनस का हो सकता है, तो 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन को आपको मतलब इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यदि आपके पास x प्लस 2 है और इसकी पावर दे दी कितनी, 18 दे दी, ठीक है, ये प्लस की 18 है, ठीक है। x प्लस 2 की पावर यदि 18 दे दी तो आप सीधा ही इसका ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सबसे पहले आपको इस फॉर्मेशन में इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसमें चेंज करने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स बाई 2 बनेगा और इसकी पावर 18, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 18, और ये जो 2 है ना, ये हम बाहर ले आएंगे, 2 की पावर 18 को हम बाहर ले आएंगे, और फिर इस एक्सप्रेशन में अपन क्या कर देंगे, जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो निकाल देंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे, है ना, ये भी तो है ना, हम निकालेंगे कैसे ग्रेटेस्ट टर्म को। हमने ये तो सीख लिया कि हमें 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको बना के करेंगे क्या। तो देखो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये बनाने के लिए हम एक एम की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम एक m की वैल्यू निकालते हैं, और m निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो m निकालने का फॉर्मूला ये बनेगा आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 और इसका मोड, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका निकालने का, m का निकालने, m की वैल्यू निकालने का। यदि ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का आएगा, यदि ये माइनस का है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका m निकालने का। अब देखो m तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये जो m हमने निकाला है ये आएगा किस काम, तो ये देखते हैं अपन। यदि देखो m की वैल्यू मैंने 2 कंडीशन मान ली, क्या मानी, मैंने 2 कंडीशन मान ली। पहली कंडीशन मैंने मान ली कि जो m है ये क्या है, एक इंटीजर है। क्या माना मैंने, कि जो m है ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब एक एग्जैक्ट नंबर है, पॉइंटों में या फिर फ्रैक्शनल में नहीं है, ठीक है। यदि m की वैल्यू एक इंटीजर नंबर है, यदि m एक इंटीजर है तो आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म क्या बनेगा, यदि m क्या है, इंटीजर, तो आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म बनेगा कौन सा, एक तो बनेगा tm और एक बनेगा tm प्लस 1, ये याद रखना है, ठीक है। 2 ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे आपके पास, एक ही नहीं आएगा। यदि m आपको इंटीजर मिल गया तो आपके पास एक तो tm ग्रेटेस्ट होगा और एक tm प्लस 1 ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो m है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, m इंटीजर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो ग्रेटेस्ट टर्म है, जो एक्सप्रेशन की जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी, देखो t, और ये GIF ले रहा हूं मैं, t GIF m प्लस 1। अब जो ये GIF है इसका क्या मतलब है, ये बड़ा ब्रैकेट लिखा है मैंने, और इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैंने m लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, m में लिखूंगा। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करेगा, अब चूंकि ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल या फिर पॉइंट में आएगा, तो मैंने इसको मान लिया ये 1.4 आ गया, m की वैल्यू 1.4 आ गई। तो जब इसको हम GIF में लिखेंगे तो ये हमें क्या देगा, 1 आंसर देगा। कैसे देगा, ये राउंड फिगर में ले सकते हैं अपन। यदि 0.5 से छोटा आएगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और यही वैल्यू यदि 1.9 बनती तो भी क्या होता है, ये 1 ही देता। क्या देता हमें, 1 ही ये देता। 1.9 पर भी है हमें क्या देगा, 1 ही देगा। और यदि ये वैल्यू हम 2.01 लेंगे तो हमें ये क्या देगा, 2 देगा। क्या देगा, हमें ये वैल्यू 2 देगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू लगी है ना, ये वैल्यू उसको हटा कर दे देगा, मतलब हमें प्योर ये इंटीजर नंबर ये दे देगा यहाँ से। तो देखो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ग्रेटेस्ट टर्म यदि आपको निकालना हो तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन के रूप में एक्सप्रेशन होना चाहिए। यदि ये एक्सप्रेशन आपने बना लिया, फिर आपको m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1
एडिशन के फॉर्मूले से आप m की वैल्यू निकालोगे। अब m को निकालने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि जो यदि m इंटीजर है, m यदि इंटीजर है तो आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म एक तो tm आ जाएगा और एक tm प्लस 1 आ जाएगा, और यदि m इंटीजर नहीं है तब आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा t GIF ऑफ m प्लस 1। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल जब करेंगे तब ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वहाँ से कोई डरने की बात नहीं है। अभी आप यहाँ से ये जो फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ ना, एक बार के लिए ये फॉर्मूले आप याद रख लो। जो मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ एक बार के लिए बस ये प्रॉपर्टी याद कर लो आप। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ें अच्छे से, अगर मैं एक भी क्वेश्चन बता दूंगा ना आपको तब भी ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन एक्सप्रेशन। इस टाइप का यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो, ठीक है, यदि इस टाइप का आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो और उस एक्सप्रेशन में आपसे क्या पूछे, रैशनल टर्म की संख्या पूछे कि इसमें परिमेय पदों की संख्या कितनी होगी। यदि इस फॉर्म में आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए और उस फॉर्म में आने के बाद में आपसे ये पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास परिमेय पदों या फिर रैशनल टर्म की संख्या कितनी होगी, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, कंडीशन क्या होगी इसमें कि ए और बी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, क्या ए और बी। और आपके पास इस फॉर्मेशन में आपके पास आ रहा है तो देखो आपके पास फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ रैशनल टर्म ही निकाल रहे हैं ना अपन, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, हमें लेना है n अपॉन एलसीएम ऑफ, हमें किसका एलसीएम लेना है, हमें p और q का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। अब देखो ये हमने फॉर्मूला बनाया है कि इसमें से हमें रैशनल नंबर की संख्या निकालनी हो कि रैशनल नंबर इस टर्म में कितने आएंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा n अपॉन एलसीएम लेना पड़ेगा हमें p और q का। ये देखो p और q आ रहे हैं 1 अपॉन के अंदर। अब देखो एक चीज़ इसमें मैं स्पेशल नोट लगा के लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, मैं देखो इसमें नोट लिख रहा हूँ एक कि यदि P और Q, देखो ये 1 अपॉन P और 1 अपॉन Q आ रहे हैं ना, यदि P और Q में से कोई भी एक यदि n से डिवाइड हो रहा है ना, यदि n में p और q किसी भी एक नंबर का भाग जा रहा है तो इस वैल्यू में हमें प्लस का 1 ऐड भी करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने, यदि n में p या q लिखा है मैंने, दोनों के लिए नहीं लिखा, p यदि डिवाइड करेगा या फिर q, मतलब दोनों में से कोई एक भी यदि डिवाइड कर देगा तो इस कंडीशन में हमें इसमें एक ऐड और हमें 1 की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। यदि n में p या q किसी भी एक का डिवाइड हो रहा हो तो +1 करना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो तब ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा n अपॉन एलसीएम, तो वही लेना पड़ेगा हमें p और q का, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला शायद आपको नहीं समझ में आएगा पूरा, तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेते हैं यहीं पर, ताकि ये फॉर्मूला आपको यहीं पर ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने एक 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 और इसकी होल पावर कर दी मैंने कितनी, 1024। और इसमें इसने पूछ लिया कि जी कि जो इसमें परिमेय नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ये कितने होंगी। ठीक है, परिमेय संख्याओं की इसने संख्या पूछ ली कि इसमें जो परिमेय टर्म है, रैशनल टर्म है, उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखो ये तो बन गया a, ये बन गया b, ये 1 अपॉन p, ये 1 अपॉन q और इसकी पावर n। ठीक है, अब ये देखो 2 और 8 दोनों ही 1024 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यदि ये डिवाइड होंगे तो आपको 1 ऐड भी करना पड़ेगा। तो देखो ये जो 1024 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले में 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, n अपॉन, तो 1024 अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q, 2 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 + 1। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, 128 + 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 129 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये पढ़ने से पहले अपन एक और चीज़ पढ़ते हैं। देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये लास्ट में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि बाइनोमियल थ्योरम से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो जो क्वेश्चन है ये इस कंसेप्ट से पूछा जाए। क्या है कंसेप्ट आपका? टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म इन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एक्सप्रेशन दे देगा कोई x प्लस ए की पावर n के टर्म में, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे देगा। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, मैं ये आपको जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ये मैं आपको यहीं पर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपको एक दे देगा x प्लस ए की पावर n का विस्तार दे दिया, ठीक है, और इसमें ये पूछ लेगा कि इसमें x की पावर 17 का गुणांक कितना होगा। एक तो टाइप ये है, ठीक है, या फिर x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर ये पूछेगा कि x की पावर 17 वाला पद कौन सा होगा। मतलब सीक्वेंस से यदि कौन सा पद आए ताकि उस पद में x की पावर 17 बने, मतलब x की पावर 17 वाला जो पद है वो कौन सा होगा। देखो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। क्वेश्चन हमने लिया है एक, देखो बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने, देखो x की पावर 4 माइनस x की पावर, देखो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, और इसकी ये होल पावर दे रखी है इसने कितनी, 15, ठीक है। और इसमें हमें बताना है x की पावर 39 का गुणांक बताना है, ठीक है। क्या बताना है? x की पावर 39 का गुणांक या फिर कोफिशिएंट हमें निकाल के बताना है। अब पर्टिकुलर एक फॉर्मूला तो है नहीं ताकि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, पावर कितनी कर रहा है, 15 कर रहा है, और इसमें आपको x की पावर 39 का कोफिशिएंट निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है। TR+1 का फॉर्मूला होता है आपका NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। देखो एक बार के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 15, c r की वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, तो r को हम एज इट इज रखेंगे। x की जगह कितना है, x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 और इसकी पावर हमें कितनी पड़ेगी, 15 माइनस आर, कितनी करनी पड़ेगी, 15 माइनस आर। एक ही जगह कितना है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, कितना है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो मैंने लिखा माइनस का 1 अपॉन एक्स, और इसकी पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी, आर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इसमें कोई भी टर्म आएगा ना, इसके विस्तार में कोई भी टर्म आएगा वो इसी फॉर्मेशन में आएगा। मतलब ये क्या है लिखा है हमने, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है। मतलब आर की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास इसके सारे के सारे पद आ जाएंगे, ठीक है। ये हम R+1 वाला टर्म का फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। अब देखो यदि हमारे पास आर की वैल्यू आ जाए ताकि ये जो x की पावर 39 है ये हम निकाल सकें, तो देखो आपको पद तो वही लेना है जिसमें x की पावर कितनी आनी चाहिए, 39 आनी चाहिए। तो यहाँ से x की पावर निकाल सकते हो क्या आप, यहाँ से देखो x की पावर कितनी निकलेगी, यहाँ से x की पावर कितनी बन जाएगी, ये तो बन गई 60 माइनस 4r, कितनी बन गई, 60 माइनस 4r। और यहाँ से देखो x की पावर देखने, सिर्फ माइनस और प्लस वाला साइन हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ x की पावर को ही काउंट करना है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी x की पावर तो माइनस का r बनेगी ना, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का r। और हमें कंपैरिजन किसके करना है, हमें x की पावर 39 वाला स्टेप चाहिए, हमें और किसी भी स्टेप से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x की पावर 39 वाला पद चाहिए। और r की पावर, यदि r की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करें ताकि हमें 39 मिल जाए, तो क्या इन दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं क्या अपन, तो मैंने कंपेरिजन कर लिया, 60 माइनस 5r इज इक्वल टू 39। तो यहां से r कितना निकल जाएगा, ये देखो आपके पास कितना मिला, अच्छा x की पावर 3 है ना यहाँ पर, तो x की पावर 3, तो ये भी 3r और ये माइनस का 3r होगा और ये बन जाएगा 7r, ठीक है, ये 7r बन जाएगा। तो देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 21/7, तो r की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। इसका मतलब जब आप इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको x की पावर कितनी मिलेगी, 39 ही मिलेगी। अब आपको उसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखो यही तो बनेगा ना, कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे साथ में ये पूछ ले कि वो पद कौन सा होगा, तो पद कौन सा होगा, r की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन पद कौन सा होगा, TR+1 होगा ना, इसका मतलब T4, मतलब वो पद कौन सा होगा, पद तो वो आपका हो जाएगा चौथा, मतलब 4th टर्म हो जाएगा, ताकि r की वैल्यू हम 3 पुट कर पाएँ। तो T4 यहाँ से कितना निकल जाएगा, 15c3
x की पावर तो देखो हम 16 कर लिए, x की पावर तो चाहे अब r की वैल्यू 3 पुट करके यहाँ से कर लो 39 ही मिलने वाली है, तो -1 के लिए सोल्व कर लेते हैं अपन। और यहाँ से -1 की पावर कितनी बनने वाली है, -3। और ये देखो इवन विषम संख्या मिलेगी ना, तो ये देखो -9, तो ये माइनस का ही रहेगा, तो -15c, r की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो ये आपको इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा x की पावर 39 का। आगे भी आपको जब और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपन, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी वहाँ से, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ बची है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम x प्लस a है, ये किसी भी पावर के लिए यदि दे दे तब आप मतलब इसका जनरल फॉर्म कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक हमने शर्त बना ली कि जो x प्लस ए हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x प्लस ए की पावर n लिख रहे हैं अपन, तो इसके लिए हमें 2 रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे हमें। जो x है इसको तो मैं मान लूँगा 1, और जो a है इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। ये 2 रिप्लेसमेंट करेंगे तब आपके पास ये क्या बनेगा, 1 प्लस x की पावर n बन जाएगा, क्या 1 प्लस x की पावर n बन जाएगा। और यहाँ पर देखो एक चीज़ अपन और मानेंगे कि जो ये x है इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी होनी चाहिए। x की न्यूमेरिकली वैल्यू यदि 1 से छोटी होगी तो क्या अपन मोड ऑफ x को लेस देन 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी आपकी 1 प्लस x की पावर n के फॉर्मूला सोल्व करने की। अब देखो मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, यदि x का जो मोड है ये 1 से छोटा है तो अब इसका फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, और आगे ही ये पद ऐसे ही चलते जाएंगे। और इसका हम जनरल टर्म क्या लिख देंगे, इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म इसका हम लिख देंगे कि जो n इंटू n-1 n-2 n-3 ये तो हम करते जाएंगे, और कहाँ तक करेंगे, जब तक n-r-1 हमें ना मिल जाए। और r-1 को ऊपर मैंने बार लगा दिया, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो n-r+1, ठीक है। बार को आप यदि सोल्व करोगे तो ये माइनस और माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल r और x की पावर r के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पावर भी क्या लगाएंगे, r लगाएंगे। तो ये आपके पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, जब आपको बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी मतलब एनी इंडेक्स मतलब कोई भी यदि पावर पूछे तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है। अब देखो आपके पास आती हैं, अब आती हैं जो चीज़ें ये हैं सारी की सारी चीज़ें रटने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो देखो बताने को तो मैं आपको इनका डेरिवेशन भी बता सकता हूँ कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये कैसे हैं, लेकिन डेरिवेशन से आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इनका रटने का अच्छे से तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तो रटने तो पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि मैं आपको देखो इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं सीधा ही बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, बिल्कुल कोई शर्म की बात नहीं है, ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको रटना ही पड़ेगा। यदि आपने इनका डेरिवेशन से याद करना शुरू लग गए, आपको डेरिवेशन से करने लग गए, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से करने में आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के ही रूप में काम आने वाली हैं। आपको सीधा एग्जाम में यही दिया हुआ होगा तो आपको 2 की पावर आंसर लगा देना है, ठीक है। यही ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही चीज़ें आती हैं एग्जाम में, तो क्या फ़ायदा है इनका डेरिवेशन याद करने से, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से निकली, जब हमने इनका डिफ्रेंशिएशन किया। किसका किया, देखो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ x प्लस ए की पावर n ली मैंने, ठीक है। यदि यहाँ पर x प्लस ए की पावर n में मैं क्या कर दिया, देखो प्रीवियस में हमने किया था ना, x को तो मैंने 1 पुट किया और a को मैंने क्या किया था, x पुट किया था, ये किया था ना। इसी तरीके से यहाँ पर x को 1 और a को भी 1 पुट कर दें, ठीक है, दोनों ही वैल्यू 1 मान लें, तो ये तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n बन जाएगा ना। और जो फॉर्मूला होता है अपना NC0 x की पावर n माइनस r a की पावर r, उसमें यदि हम वैल्यू पुट करते चलेंगे तो जो 2 की पावर n है ना, ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। ये आपको देखो याद करने वाली चीज़ें हैं, या तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, या फिर ये देखो याद ही करनी पड़ेंगी आपको। तो 2 की पावर n का फॉर्मूला आपके पास बनेगा NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4। इसमें तो याद करने वाली कोई दिक्कत होगी नहीं कि जो 2 की पावर n है इसका फॉर्मूला देखो ऐसे ही बन जाएगा NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NCn तक जाएगा, ठीक है। यदि हम इसी फॉर्मूले में देखो, मैं आपको एक याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। यदि ऊपर वाले ही फॉर्मूले में मैंने क्या कर दिया,
एक बार अल्टरनेटिव साइन प्लस का ले लिया, एक बार मैंने माइनस का साइन ले लिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 की पावर n की जगह ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू देखो 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये वैल्यू 0? कैसे? जब हमने पूरे साइन प्लस के किए तब तो ये क्या बना 2 की पावर n। यदि हमने पहला साइन प्लस का, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन मैंने लिए तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए याद। अब देखो ये दो फॉर्मूले एक जैसे हैं, दो ऊपर वाले फॉर्मूले एक जैसे, नीचे वाले दो फॉर्मूले एक जैसे। कैसे? यदि हम यहाँ पर देखो मैंने 1 लिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। यदि मैं क्या ले रहा हूँ, विषम संख्याएं ले रहा हूँ, यदि मैं केवल ओड नंबर ले रहा हूँ नीचे NC1, NC3, NC7, NC9, NC11 ऐसे करके यदि मैं ओड नंबर को ही ले रहा हूँ तो ये किसके बराबर आएगा, ये 2 की पावर n-1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा ये 2 की पावर n-1 के बराबर आएगा। और इसी तरीके से मैंने यदि इवन नंबर लिए, देखो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर लेऊंगा तो भी ये किसके बराबर आएगा, 2 की पावर n-1 के ही बराबर आएगा। तो देखो याद करने का तरीका ये हुआ कि चाहे आप ओड नंबर ले लो, चाहे आप इवन नंबर ले लो, आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 की पावर n-1 ही इसका राइट आंसर मिलेगा। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यदि NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे अपन ऐड करते चले जाएंगे NCn तक, तब आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर n मिलेगा। और इसी फॉर्मूले में हम अल्टरनेटिव साइन लगाते चले जाएं, पहला साइन प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और यदि हम ऊपर वाले ही फॉर्मूले में यदि हम ओड नंबर को ले लें, खाली केवल ओड नंबर को लें, तब ये फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n-1। इसी तरीके से यदि हम इवन नंबर को लें तो भी फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n-1 ही बनेगा। देखो मैंने ये फॉर्मूला लेके चला मैं, और इस फॉर्मूले से मैंने आगे 3 फॉर्मूले और बना दिए। ठीक है, 3 फॉर्मूले आगे मैंने और बता दिए इसी फॉर्मूले से। फिर देखो लास्ट वाला क्या है, यदि n की पावर, देखो ये देखो NC1, यहाँ भी NC2, यहाँ NC3, NC4 और ये NCn, मतलब ये चीज़ें तो सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिया इसने, कोफिशिएंट 1 लिया, यहाँ पर 2, मतलब ये जो नीचे वैल्यू ले रहा है ना, यही क्या ले रहा है, कोफिशिएंट में ले रहा है। 3 लिया तो 3 कोफिशिएंट, यहाँ पर 4 लिया तो 4 कोफिशिएंट, यहाँ पर n लिया तो देखो n ही कोफिशिएंट लिया। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये n इंटू 2 की पावर n-1 के बराबर आएगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो देखो बात हुई इन डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले, मतलब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये x प्लस a की पावर n के इसने डिफरेंशिएशन करके बनाया है, अवकलन करके बनाए हैं। ठीक है, आगे यदि हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलेज की बात करें तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये भी देखो मैं आपको साथ में ही याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ इन्हीं में भी। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के पढ़े थे वैसे ही मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद करने की ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, क्या लिया इसने, NC0, पहले ये वाला देखो, ये वाला मत देखो। ठीक है, NC0, NC1/2, 1, 2, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है। देखो यहाँ से न्यूमरेटर में ये 1 आया तो डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, एक चीज़ बढ़ा के 2 कर दिया। NC2 1 बढ़ा के 3 कर दिया। NC3 4, आगे ऐसे ही क्या आएगा, NCn, तो नीचे क्या आ जाएगा, n+1। मतलब न्यूमरेटर में यदि ये NCn ले रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या ले लेगा, 1 बढ़ा के ले लेगा इसको n+1। देखो यहाँ पर लिया इन्हें NC0 लिया तो 0 में से 1 बढ़ा के ले लिया, मतलब डिनोमिनेटर में इसने कितना किया है, 1 किया है, तो 1 इसने लिखा नहीं है। ठीक है, NC1/2, NC2/3, NC3/4, NCn/n+1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n+1 -1/n+1 क्या बनेगा, 2 की पावर n+1 -1/n+1। ये फॉर्मूले तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई भी इनका शॉर्टकट या फिर कोई इलाज नहीं है। शॉर्टकट बस यही है, अगर शॉर्टकट नहीं करोगे तो आपको इनका डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेशन आपका बुक में दिया गया है। आगे देखो आपके पास ये दिखा, ये मैंने लिखा, अब इसी वाले फॉर्मूले से मैं ये बना दूंगा। देखो प्रीवियस में हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला रटा, ये रटने के बाद में अल्टरनेटिव साइन किया हमने, 1 + 1 - 1 + 1 - इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला चलो हमने कैसे करके रट लिया। तो इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव साइन ले रहा हूँ। देखो पहला साइन प्लस का फिर माइनस का, तो और ये करने पर देखो ये क्या बन जाएगा, 1/n+1 बन जाएगा। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ये 1 बन जाएगी, पूरी की पूरी डिनोमिनेटर सेम रहेगा n+1। देखो दोनों चीज़ें मैं आपको सिमिलर ही करके बता रहा हूँ। अब देखो आगे फॉर्मूले मैंने बता दिए, 2 फॉर्मूले हमने कर लिए। अब देखो ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, NC1/NC0, 2NC2/NC1। देखो याद करने का तरीका आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NC1/NC0 मतलब ऊपर 1 नीचे 0, ऊपर 2 नीचे 1, 3 2,
एन एन माइनस वन, मतलब ऊपर वाला एक ज़्यादा बड़ा होगा नीचे वाले से, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा यही इसका कोफिशिएंट बनेगा, 3 कोफिशिएंट एन कोफिशिएंट, ये एन कोफिशिएंट। तो देखो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा एन इंटू एन प्लस वन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं मानता हूँ इसको। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका फर्स्ट ग्रेड हुआ है 2022 में, अक्टूबर 2022 में जिसका एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में इस फॉर्मूला पर बेस एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें आपको डिट्टो ये की ये वैल्यू दी गई थी और इसमें आपको ये आंसर निकाल के बताना था। ऑप्शन में इसी टाइप से था कुछ एन इंटू एन प्लस वन, मतलब इसी फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है 2022 में, अक्टूबर 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है आरपीएससी द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का, ठीक है। तो ये तो नो डाउट है, ये जो फॉर्मूले हैं आपको ये रटने ही पड़ेंगे, इनमें कोई मतलब इसका शॉर्टकट या फिर कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 2 फॉर्मूले और देखते हैं, मतलब ये एक ही फॉर्मूला है वैसे तो, आर की वैल्यू जीरो पुट करके इसने अलग से बना लिया एक और, ठीक है। एक फॉर्मूला ये लास्ट है आज की क्लास का। एक और फॉर्मूला यदि अपन देखें तो देखो ये क्या कर रहा है, एन सी जीरो एन सी आर, एन सी वन एन सी आर प्लस वन, एन सी टू एन सी आर प्लस टू। क्या ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो देखो ये ऐसे कर रहा है, यहाँ पर देखो पहला टर्म आया होगा कुछ एन सी जीरो, सेकेंड टर्म आया होगा एन सी वन, एन सी टू, ऐसे करके कुछ टर्म आपके पास एन सी आर आया होगा बीच में, ठीक है। एन सी आर के बाद में क्या आया होगा, एन सी आर प्लस वन। देखो मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। एन सी आर प्लस टू, ऐसे करके फाइनल आपके पास एन सी एन माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या बना होगा आपके पास, एन सी एन। ऐसे टर्म आपके पास बने होंगे, बीच में मैंने आर वाला पद ऐसे ही मान लिया, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये इसने स्टार्ट किया एन सी जीरो एन सी आर से इसने स्टार्ट किया, एन सी जीरो एन सी आर, फिर इसने यहाँ से आगे चला एन सी वन, यहाँ से आगे चला एन सी आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ से आगे चला ये एन सी टू, तो यहाँ से भी आगे चलेगा एन सी आर प्लस टू, ठीक है। फिर आगे चलते चलते ये यहाँ पर तो देखो इसका पहले वाला पद आ जाएगा ना, तो इसका पहले वाला पद क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन, ठीक है, और ये लास्ट वाला पद आ जाएगा एन सी एन, ठीक है। इन्हीं सभी का ये मल्टीप्लाई करके सम करेगा तो ये 2n सी एन माइनस आर के बराबर रहेगा। क्या आएगा, 2n सी एन माइनस आर के बराबर आएगा। और इसी फॉर्मूले में यदि हम r की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने पर ये एन सी नोट का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर, एन सी एन का स्क्वायर बनेगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर भी 0 कर दो तो ये आ जाएगा 2n, ठीक है। ये था देखो आपका जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका बेसिक्स। बाइनोमियल थ्योरम में इसके अलावा कोई भी मतलब अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मतलब संभावना ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम में इन सब चीज़ों के अलावा अलग से कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा। और जब हम इसके अगली क्लास में जब MCQ करेंगे तब आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट MCQ वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए, ठीक है।